अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुशामदीद। जॉय ऑफ जस्टिस के फ़ोरम से हम आपको खुशामदीद कह रहे हैं और हर जुमा आपसे मुलाकात हो रही है और हमारे वकला जो हैं आपको मशवरे देते हैं, क्लैरिटी देते हैं कानून के मुताबिक, और जो सवालात आप हमसे पूछते हैं या हमारे जहनों में होते हैं वही सवालात हम अपने वकला से पूछते हैं। तो मैं आपकी मुलाकात कराता हूँ। राना बलीगुर रहमान साहब सीनियर एडवोकेट हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं, मिस निदा असलम साहिबा हैं और साथ सलमान परवेज़ साहब हैं और हमारे साथ जो हैं बारान खान शेरवानी साहब हैं। तीनों एडवोकेट्स की आमद का और आपका बहुत शुक्रिया। इधर मेरे साथ नदीम नूर साहब हैं जो सीनियर काउंसलर हैं, मिस वजीहा हैं, मिस मनल ख़ान हैं जो हमारी साइकोलॉजिस्ट हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं विलिंग वेज में। आज आपसे जो मैं बात करना चाहता हूँ नाजरीन के लिए वो ये है कि कभी शादी के जो बंधन होता है उसमें मियाँ बीवी के दरमियान कोई प्रॉब्लम आ जाती है और ये बंधन ख़त्म हो जाता है। बच्चे जो हैं वो सफ़र करते हैं और अगर बच्चों के वालिद अलग हो जाएं और वालिदा अलग हो जाएं तो उनके जो मेंटेनेंस है या गार्डियनशिप है या जो नान नफ़का है या उनकी कफ़ालत किसने करनी है, इसके मसाइल सामने आने लगते हैं। इस बारे में कुछ सवालात हैं और वो हम आपसे पूछना चाहते हैं। तो पहला सवाल जो मेरे पास है वो ये है कि हमने निकाह नामा में, क्योंकि आपने निकाह नामा के सारी पर्त भी दिखाए थे और उसमें जो शिकें होती हैं उनका भी ज़िक्र किया था, तो हमने निकाह नामे में नान व नफ़का के मुतालिक यानी मेंटेनेंस, पैसे, ये वो नान नफ़का के मुतालिक एक शिक देखी। तो क्या नान नफ़का या जो ख़र्चा मियाँ बीवी को अदा करे उसमें कोई फ़र्क है? उसके मुतालिक कानून क्या कहता है? बलीगुर रहमान साहब। अच्छा, इसमें जिस तरह लास्ट प्रोग्राम के अंदर हमने बात की थी कि आप निकाहनामे की बात करते हैं, निकाहनामे के अंदर आप शराइत जो है वो लगवा सकते हैं कि माहाना जेब खर्च के तौर के ऊपर जो है वो खामन को पाबंद किया जा सकता है। कोई पैसे जो भी आप तय कर लें वो निकाहनामे में लिख लें तो वो देने का ज़िम्मेदार होगा। अब इन पैसों को अगर आप समझें तो आम ज़ुबान में कहीं जिस तरह पॉकेट मनी दी जाती है, ये एक उसको पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए कि जो कि उसकी ज़रूरियात ज़िंदगी से हट के हैं, खामन उसको एक अलग से अदा करता है। ज़रूरियात ज़िंदगी जैसे वो घर में रह रही है, जो खाना पीना है, जो फैमिली है, जो बाकी सारे उनके मेंटेनेंस है, वो अलग। इससे हट के एक जो है वो एक कंडीशंस ऐड करवाने की सहूलत है निकाहनामे के अंदर कि आप उसका कोई भी जेब खर्च मुकर्रर करवा सकते हैं जो कि बीवी अपने ज़ाती इस्तेमाल के अंदर ला सकती है। मैं जानना चाहता हूँ कि लोगों को ये अवेयरनेस है कि जेब खर्च अब वाइफ का मैंडेटरी है या होना चाहिए? क्योंकि मैंने एक दो जगह जिक्र किया तो वो ये नहीं जानते थे और उनका ये ख्याल था कि मियाँ जो ख़र्चे के लिए, बजट के लिए, घर का बजट चलाने के लिए जो पैसे दे उसी में से औरत जो है वो अपना काम चला ले और मियाँ की जेब से पैसे भी नहीं निकाल लें, तो वो मियाँ ही की जो है ना आस्तीन में हाथ डाल के फिर उसकी जेब से पैसे निकाल। बिल्कुल, लोगों में अवेयरनेस नहीं है। देखिए, कानून बन जाते हैं, बात यह है कि आपने उनका इस्तेमाल कैसे करना है, उससे फ़ायदा कैसे उठाना है, उसको इस्तेमाल में अपने हक़ में कैसे आपने उसको इस्तेमाल करना है। आली तौर पे कानून बनाया गया, इसीलिए निकाहनामे में ये कंडीशन ऐड करवाएगी। लेकिन मतलब मुझे अगर कहें, मैंने जो देखा तो बहुत कम, रेयर ऐसी चीज़ है कि ये तमाम कंडीशंस जो है लोग निकाहनामे में फ़िल करें। नहीं तो एक स्ट्रेट लाइन लगा के उसको नील कर दिया जाता है और ये शराइत नहीं रखी जाती। तो असूली तौर पे होनी चाहिए कि आप कोई भी जेब खर्च मुकर्रर करवाएं, खातून के पास अपनी आज़ादी हो कि जो एक वो ज़रूरियात ज़िंदगी के मामलात हैं उससे हट के भी उसके पास कोई रकम उसका खामद उसको दे। अगर जगह बीवियाँ जो भी खामद की जेब में है वो तो डायरेक्टली मुंतकिल उधर ही होना है, लेकिन फिर भी अगर आप उसको लिखवाना चाह रहे हैं तो आप लिखवा सकते हैं। ये भी है और कई मैंने ऐसी भी सुगढ़ बीवियाँ देखी हैं जो बाद में जब कड़ा वक्त कोई आ जाए तो वो निकाल के देती हैं। निकाल के पैसे दे रही वो होती है सेविंग्स का आपका एक बैंक है। और मर्द जो है वो कहते हैं कि अच्छा है तू बचा लेनी से उनमें खर्चा तेन कट दिया। इतनी वैसे मजाल नहीं है सर कि खर्चा कम किया जा सके, लेकिन ये है कि ये तो एक फैमिली सिस्टम आप हमारा देखें तो इसी तरह से हम लोग भी अपनी फैमिलीज़ में देखते हैं या अपनी वालदान को या अपनी जिस तरह अब अपनी मैरिड लाइफ के अंदर है तो बाज़ ऐसे ही होता है कि आपको कहीं ना कहीं जब आपके पास नहीं है पैसे तो वाइफ ने वो एक सेविंग का एक समझिए अपना सिलसिला रखा होता है, उनके पास मौजूद होते हैं। नानो नफ़का इससे हट के है। नानो नफ़का की सूरत आम तौर पे उस वक्त आप कह लें कि ये पेश आती है कानून के मुताबिक कि जब किसी किस्म का कोई डिस्प्यूट पैदा हो गया होता है मियाँ बीवी में। नानो नफ़का से मुराद ये है कि खामन ने अपनी इस्तात के मुताबिक, मतलब एक शख्स है अगर उसकी 1 लाख रुपया तनख्वाह है
और उसकी ज़िम्मेदारियों में उसके जो है बीवी और बच्चे हैं, तो कोर्ट डिटरमिन करती है कि ये कितने जो है वो अपने मेंटेनेंस चार्जेस के तौर पे अपनी बीवी को पे करे, अपने बच्चों को पे करे। अब इसके अंदर दो चीज़ों की कन्फ्यूजन आती है। बीवी अपनी मर्ज़ी से घर छोड़ के चली जाती है खामन का, तो इस सूरत में वो इस हक से महरूम हो जाती है, लेकिन ये प्रूफ खामन ने करना होता है कोर्ट में। यानी कि ये वो सूरत हाल है जब ये एक डिस्प्यूट पैदा हो चुका है, एक फैमिली तनाज़ा पैदा हो चुका है, उस वक्त ये सूरत हाल जो है वो सामने आती है और लोग कोर्ट को अप्रोच करते हैं। लेकिन बच्चों की हद तक लोगों को क्लियर होना चाहिए। लोगों में एक बड़ा इब्हाम सा है, बच्चे हर सूरत में बाप की जिम्मेदारी है कि उनके अखराजात पूरे करें। जब तक के लड़का जो है मेजर नहीं हो जाता, यानी 18 साल की उम्र तक नहीं पहुंच जाता, और जो बच्ची है जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती तब तक उसके 18 से ऊपर जी 18 से ऊपर वो सारी उम्र शादी नहीं करेगी तो बाप की जिम्मेदारी है। इवन के ये तो आप देखें तो पेंशन के कानून में अनमैरिड डॉटर जो है, बाप अगर कोई गवर्नमेंट जो ऑफिसर है उसकी डेथ हो जाती है तो वो पेंशन, और अगर उसका कोई बीवी नहीं है तो फिर वो बेटी को हो जाती है, अनमैरिड बेटी को आ जाती है, जब तक कि वो शादी ना कर ले, चाहे वो सारी उम्र शादी ना करे। तो जो मेंटेनेंस है बच्चों की वो बाप की जिम्मेदारी है। बीवी की हद तक कानून में इस हद तक बहुत वाज़ेह है कि अगर बीवी बगैर किसी वजह के बिला वजह नाराज़गी बना के अपने शौहर का घर छोड़ देती है, उसके ज़ौजियत जो है उसके हकूक़ अदा नहीं कर रही है, तो फिर वो मेंटेनेंस की हकदार भी नहीं है। वो मेंटेनेंस सिर्फ उसी सूरत में है कि खामन ने उसको निकाला हो और वो उसके ऊपर जालिम के किरदार में हो, तो फिर वो उसके ऊपर कोर्ट उसका भी मेंटेनेंस उसकी मुकर्रर करती है। तो ये जो एक निकाहनामे में आप जेब खर्च करते हैं, नान नफ़का उससे हट के है। वो कोर्ट इस चीज़ का तयन करती है कि ये शख्स इतने पैसे कमाता है तो इसको अपने बीवी और बच्चों के ऊपर इतने खर्च करने चाहिए। ठीक है। और वो उसमें निकाहनामे में लिखे जो होते हैं वो नान नफ़का और जेब खर्च अलग अलग लिखे होते हैं? उसमें नानो नफ़का तो नहीं लिखा होता, मतलब निकाहनामे के अंदर नानो नफ़का की सूरत तो उस वक्त पैदा होगी ना कि जब कोई डिस्प्यूट पैदा हो गया और जो बीवी है उसने अदालत से रजू किया। प्री डिटरमिन नहीं, वो प्री डिटरमिन नहीं होता। और जो आप जो निकाहनामे की हद तक बात कर रहे हैं वो एक फिक्स अमाउंट कर देते हैं कि ये पॉकेट मनी, क्योंकि वो उस वक्त तो आपकी आपस में बाहमी रजामंदी से हो रहा होता है, तो आप आपस में तय कर लेते हैं ठीक है जी इतने पैसे सेपरेटली आपने अपनी बीवी को देने हैं एज ए पॉकेट मनी, एज ए खर्चा, वो आप निकाहनामे के अंदर मेंशन करवा देते हैं। जो मेरा है वो तेरा है और जो तेरा है वो तो है ही मेरा। वो तो है ही मेरा। ठीक है जी। क्या नानो नफ़का अदा करने की ज़िम्मेदारी बुनियादी तौर पर किसकी है और इसका हक़ क्या सिर्फ खातून को है? नानो नफ़का अदा करना मर्द की ज़िम्मेदारी है, ख्वाह वो ख़ावंद की सूरत में हो या बाप की सूरत में हो। अभी जैसे मेंशन किया बलीग भाई ने कि जब एक डिस्प्यूट पैदा हो जाता है मैरिटल लाइफ के अंदर, तो औरत जो है वो अपना मेंटेनेंस क्लेम करती है, नानो नफ़का क्लेम करती है कोर्ट से। और सिर्फ औरत की ही औरत ही सिर्फ नहीं ले सकती है नानो नफ़का, वो अपने बच्चों के लिए भी जो है कोर्ट से रुजू कर सकती है, क्योंकि एट द एंड बच्चे बाप की ही जिम्मेदारी हैं, चाहे वो लड़का है या लड़की है, वो बाप की ही जिम्मेदारी है। और अगर बाप हयात नहीं है तो वो दादा की ज़िम्मेदारी बन जाते हैं। दादा जो है वो मेंटेनेंस पे करेंगे बच्चों की टिल द लाइफ, उनकी एजुकेशन, उनकी डेली मेंटेनेंस, उनके जो भी अखराजात हैं वो तमाम वो बेयर करेंगे, बजाय इसके कि माँ उनको बेयर करे। और ये जो माँ और बच्चे हैं उसके अलावा वालिद पर किसी और रिश्तेदार की बीवी के जिम्मेदारी नहीं, और किसी की नहीं है। अब देखें, अगर तो सेपरेटेड हो गए हैं, अगर डाइवोर्स नहीं हुई है, सिर्फ सेपरेशन हुई है इन केस ऑफ, तो बीवी की भी जिम्मेदारी है, बीवी की और बच्चों की हर लाइबिलिटी बाप की जिम्मेदारी है। और अगर बाप अवेलेबल नहीं है तो दादा की जिम्मेदारी है, वो उनको बेयर करेंगे। और अगर डाइवोर्स हो गई है तो फिर सिर्फ बच्चों की हद तक बाप जो है वो पे करेगा उनकी मेंटेनेंस, क्योंकि डाइवोर्स के बाद तो बीवी वो हस्बैंड वाइफ नहीं रहे ना। अगर डाइवोर्स तो बंदे ने अगर दी है तो तब भी जब आपका एक रिश्ता ख़त्म हो गया, आपका कोई बंधन ही बाकी नहीं है, तो फिर बाप और बच्चों का रिश्ता तो ख़त्म नहीं हो सकता, तो बच्चों की जो लायबिलिटी है वो तमाम बाप के ऊपर है। क्या शौहर या बाप कानूनन ताहियात पाबंद है कि अपनी बीवी और बच्चों को नानो नफ़का मुहैया करें? इसमें देखिए इस तरह की अगर शौहर है और बीवी अगर उनकी शादी हुई हुई है, इंटैक्ट है, तो ताहियात जो शौहर है उसे अपनी बीवी का ख़र्चा उठाना है। लेकिन अगर डिवोर्स हो गई है तो उस सूरत में जब तक इद्दत पीरियड है तब तक, या अगर कोई उनका चाइल्ड होने वाला है या हो गया है तो टिल वो मदर फीड पे जब तक है तब तक आपने उसके एक्सपेंसेस बेयर करने हैं। और जहाँ तक रहेगी बात वालिद की, तो उसमें यह है कि अगर मेल है जब तक वो अपनी मेजॉरिटी की एज जो बच्चा है वो मेल वो नहीं अटेन कर लेता तब तक वो पे करेगा।
प्रोवाइडेड कि वो अपना लाइवलीहुड कमाना शुरू कर देता है। तो और फीमेल में इस तरह है कि जब तक उनकी शादी नहीं हो जाती तब तक बाप की वो जिम्मेदारी है कि वो उन्हें पे करेंगे, फिर वो जब मर्जी हो, मतलब टीन्स में हो जाए जब भी हो जाए। अगर शौहर या बाप बीवी बच्चों को नानो नफ़का अदा नहीं करता तो उनके पास क्या कानूनी हक मौजूद हैं? देखिए, मेंटेनेंस जो है ये खाविंद की या बाप की डिस्क्रेशन नहीं है, ये एक राइट है बच्चों का और ख़ातून का, जो बेगम है उनकी बीवी हैं उनका एक राइट है। तो राइट को एक्वायर करने के लिए, अपना हक हासिल करने के लिए कानून ने 2 डिफरेंट फोरम दिए हैं, बच्चों को भी और बीवी को भी। पहला फोरम जो हमें मिलता है वो मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस के अंदर मिलता है कि अगर बीवी को उसका नानो नफ़का नहीं मिल रहा तो वो चेयरमैन यूनियन काउंसिल से बात करेगी, उधर एप्लीकेशन देगी और एप्लीकेशन के बाद चेयरमैन एक आर्बिट्रेशन काउंसिल बनाएगा, मिसालती काउंसिल, और उसके अंदर तयन किया जाएगा कि कितना मेंटेनेंस दिया जाएगा खातून को, और इसके लिए एक मेंटेनेंस सर्टिफिकेट जारी होगा। और अगर बच्चों को नहीं मिल रही, बच्चों को नानो नफ़का नहीं मिल रहा, तो फिर बच्चों की तरफ से माँ या ग्रैंड मदर, नानी या दादी, कोई इसमें क्लासिफिकेशन नहीं रखी कानून ने कि पैटर्नल होगी या मैटर्नल होगी, दादी या नानी दोनों अप्लाई कर सकते हैं और माँ भी अप्लाई कर सकती है। चेयरमैन यूनियन काउंसिल को वो आगे आर्बिट्रेशन काउंसिल बनाएंगे एंड स्पेसिफाई कर देंगे कि कितनी मेंटेनेंस होगी। इसके अलावा इन दोनों को, बच्चों को और बीवी को हक है कि वो कानूनी मदद लें और अदालत से रजू करें। अदालत से रजू करेंगे, वो एक सूट फाइल करेंगे जिसका नाम होगा सूट फॉर मेंटेनेंस, फॉर रिकवरी ऑफ मेंटेनेंस। उधर तयन किया जाएगा कि कितनी मेंटेनेंस देनी है। अब इस सूट के अंदर क्या होता है? इस सूट के अंदर ये होता है कि जब डिफेंडेंट, मतलब कि हस्बैंड या वालिद जो हैं, फादर, वो फर्स्ट अपीयर होंगे, फर्स्ट अपीयरेंस उनकी कोर्ट के सामने होगी, तो कोर्ट तयन करेगी इंटरिम मेंटेनेंस का। जब तक फैसला नहीं हो जाता इस सूट का, तब तक आप इतना खर्चा, इतना नानो नफ़का जो है वो आप बच्चों को या बेगम को अदा करेंगे। असरटेन कैसे करते हैं? सर, असरटेन करते हैं जो एवर्मेंट्स या जो आपने प्लेंट के अंदर दर्ज किया होता है और दूसरी साइड से जो डिफेंडेंट की तरफ से दर्ज हुआ होता है, आप बताते हैं इसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है और इसकी टोटल इनकम क्या है। और फिर ये इस चीज़ पे डिपेंडेंट होता है कि वालिद की इनकम क्या है, ये इस चीज़ पे डिपेंडेंट होता है कि वाइफ या बच्चे जो हैं उनको किस लेवल की हेल्प चाहिए। सर, इसमें मेजर जो होता है वो सोर्स ऑफ इनकम होता है। सोर्स ऑफ इनकम ऑफ फादर या हस्बैंड वो देखा जाता है। अगर फॉर एग्जांपल मेंटेनेंस हाई है, बच्चों की मेंटेनेंस हाई है और फादर की इतनी इनकम नहीं है, तो एक बैलेंस क्रिएट किया जाता है। बैलेंस क्रिएट किया जाता है और ये भी ज़रूरी है कि आपने अलेज किया हो, प्लेंट के अंदर अलेज किया हो कि वालिद का या शौहर का सोर्स ऑफ इनकम क्या है और उसकी टोटल इनकम कितनी है। प्रूव आप नहीं कर सकते क्योंकि जो डिपार्टमेंट है या जहाँ पे भी वो जॉब कर रहे हैं वहाँ से आप तो रिकॉर्ड नहीं निकलवा सकते। ये प्रूव जो है कोर्ट के पास अख्तियार है कि वो जहाँ पे जॉब कर रहे हैं वहाँ से रिकॉर्ड मंगवा के ये देख सकती है कि इनकी कितनी इनकम है, कितनी आमदन है। तो वहाँ पे, और इंटरिम मेंटेनेंस मैंने इसलिए हाईलाइट किया था कि अगर इंटरिम मेंटेनेंस पे नहीं करता, बाप या शौहर इंटरिम मेंटेनेंस नहीं करता अदा, तो उसका राइट ऑफ डिफेंस जो है वो स्ट्राइक डाउन कर दिया जाएगा और कोर्ट को अख्तियार है कि जो हमने जब अपने अर्जी दावे के अंदर लिखा हुआ है, प्लेंट के अंदर लिखा हुआ है, उसी की बेसिस के ऊपर और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की बेसिस के ऊपर वो सूट को डिक्री कर सकती है। तो इंटरिम मेंटेनेंस इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जानने के लिए लोगों के कि अगर आपको नहीं मिल रही तो आप कोर्ट को अप्लाई कर सकते हैं कि जो डिफेंडेंट है, शौहर या वालिद हैं, उनका आप डिफेंस स्ट्राइक डाउन करें और ये जो दावा है हमारा मेंटेनेंस का, नानो नफ़का का, इसको डिक्री कर दें। अच्छा बलीग साहब, हो सकता है कि इस असना में जो वालिद है उसने दूसरी शादी कर ली और सपोज़ हम एक और स्टेप आगे चले जाते हैं, उधर भी बच्चे हैं, तो वो फिर वो कहेगा जी मैं तो इतने मेरे मीन्स ही नहीं है। आपने जब क्वेश्चन पहले किया वो यही था कि आप देखेंगे कि बच्चे, आप फर्ज करें किसी की वालदा है, उनकी सोर्स ऑफ इनकम जो मदर है उसका ऐसा सोर्स ऑफ इनकम है कि वो बच्चों को जो ब्रॉडअप कर रही है बहुत अच्छी एक वो लेवल पे कर रही है। लेकिन एक्चुअली अगर आप हस्बैंड की देखें, इनकम तो इतनी इनकम नहीं है कि वो उनको उस तरह की तालीम या उस तरह के ज़राए दे सके। तो इसमें जो यार्ड स्टिक है वो ये नहीं है कि बच्चे किस तरह से परवरिश पा रहे हैं, यार्ड स्टिक ये है कि वो जो बंदा है उसकी अर्निंग्स क्या है क्लेम किया जिससे क्लेम।
प्लस इसमें कुछ लाइबिलिटीज़ ऐसी हैं जिनको कि एक्सक्लूड किया जाएगा, यानी कि उनको माना जाएगा, जैसे कि उसके वालिदैन हैं जो कि उस पर डिपेंडेंट हैं। तो अब ये नहीं कहा जाएगा कि एक बंदा अगर 1 लाख रुपए कमाता है तो ठीक है, तुम ये 90,000 रुपये अपने बच्चों को दे दो। जो उसके वालिदैन की एक इनकम है, जो उसके एक्सपेंसेस हैं, उसको भी कंसिडर करेगी कोर्ट कि हाँ ये भी इसकी लाइबिलिटी है, ये भी इसकी प्राइम लाइबिलिटी है। अपने बच्चों से पहले इसने अपने माँ बाप की भी उसकी देखभाल करनी है। प्लस जो आपका क्वेश्चन है कि अगर उसने 2 जगह पे शादी कर ली तो उसकी शादी जो उसकी इनकम है उसको अदालत दोनों के बराबर बैलेंस तकसीम करने के बारे में देखेगी कि इस तरफ वाले बच्चों का भी हक ना हो और उस तरफ वाले बच्चों को भी हक मिले, तो दोनों को कंसिडर करेगी। ये नहीं कहेगी कि तुम पहले पाल नहीं सकते तो दूसरी क्यों कर लिया, तो इसलिए उसकी कोई पनिशमेंट है, उसको भी कंसिडर किया जाएगा। जो मुकर्रर करते वक्त उसके सारे के सारे सर्कमस्टेंसेस को देखेगी कोर्ट। अच्छा, एक और सवाल आप सबसे ये कि जैसे इन्होंने अभी जो बारान ने ये कहा कि यूनियन काउंसिल में जाके अपील करें, तो इसका मतलब है कि कोर्ट ऑफ लॉ जो है, लोअर कोर्ट्स हैं, सेशन कोर्ट है या हाई कोर्ट है, इसके अलावा भी कोई ऐसे इदारे होते हैं जो हमें आसानी फराहम करते हैं कानून में? उसकी वजह से बुनियादी तौर पे ये है कि आइली मामलात के अंदर कानून अदालतों में आने से बेहतर पहले कोशिश ये की जाती है कुछ आर्बिट्रेशन पंचायती निज़ाम जो है ना, एक वो ज़्यादा मौसर होता है। अब देखिए यूनियन काउंसिल वो जगह होती है जो कि आपके इलाके के लोगों के ऊपर मुश्तमिल है। ऑब्वियसली या तो वो लड़की के जहाँ पर रिहाइश पजीर है वहाँ की यूनियन काउंसिल में उसका निकाहनामा रजिस्टर्ड हुआ होगा, तो वो लोग हैं जो अवामी नुमाइंदे होते हैं। एक अवामी अंदाज में वो मतलब एक कैजुअल अंदाज के अंदर बातचीत होती है, बहुत सारी चीज़ें साबित करने वाले मामलात में नहीं होती। वहाँ पर पंचायत होती है जहाँ पर लोग एक दूसरे को क्लोज जानते हैं। देखिए आप कोर्ट में आते हैं तो अब लाहौर की अगर आप बात करें तो 1 करोड़ या 2 करोड़ की आबादी का शहर है, उसके अंदर काम करने वाले जजेस की तादाद, फैमिली जजेस की तादाद बहुत भी ज़्यादा हो तो 20-22 होगी। तो वो तो एक देखेगा, अब कोई भी शख्स उसके सामने आगे दावा करता है, वो कहता है ये 1 लाख रुपए कमा रहा है, वो कहता है मैं 10,000 रुपये कमा रहा हूँ, जज आपको ज़ाती तौर पे नहीं जानता। लेकिन जब आप बात करेंगे आपकी यूनियन काउंसिल के लेवल पे तो बहुत मुमकिन हद तक मोहल्ले के लोग हैं जहाँ पर रिहाइश पजीर है वो जानते होंगे कि जहाँ पर रह रहा है इसका लिविंग स्टैंडर्ड क्या है या क्या है। तो वो एक फोरम है, अगरचे कि बहुत ज़्यादा मौसर नहीं है हमारे माशरे में, या उसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं की जाती, लेकिन कानून में बिल्कुल गुंजाइश मौजूद है, उसकी कानूनी वेटेज मौजूद है कि यूनियन काउंसिल के अंदर वो पंचायती फ़ैसले के अंदर से उसका खर्चा मुकर्रर कर सकता है। दोनों एग्री करते हैं, अगर उसके सामने तो वो फैसले में आ जाता तो वो एक आर्बिट्रेशन जो आपका बन जाती है और उसको लागू किया जा सकता है, कोर्ट को अप्रोच किया जा सकता है, उसकी एक वेटेज है। लेकिन वो अब उसके मुकाबले के ऊपर जो भी एक एडीआर सिस्टम जो करवाया गया उसमें भी यही किया गया कि रूटीन की अदालत से हट के ऐसे तमाम जोड़ों को आमने सामने जज बिठा के एक पंचायत के तौर पे समझाता है, ताकि ये जो टूटने की बजाय जुड़ने की बात की जाए। अच्छा, थोड़ा सा वो मैं इसी में ही ऐड करना चाह रहा था जी कि ये जो हमारे पास ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के फोरम्स हैं या क्वासाई जुडिशल फोरम्स हैं, इनका एक फ़ायदा ये भी है कि इनमें आने से हम सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सोल्यूशन की तरफ लॉ या जो एडजुडिकेशन है या जो अदालती मामलात हैं या कानून का मंशा भी यही है कि लोगों के मसाइल में जब वो फंसते हैं और कानून से रुजू करते हैं या अदालतों से रुजू करते हैं तो वो सॉल्यूशंस की तरफ जाएं। टेक्निकलिटीज़ का इसके बरक्स आम तौर पर लोग एक दूसरे को डराने के लिए या कॉन्फ्रंटेशन के लिए या बदले की सोच के साथ अदालतों से रुजू करते हैं, जो कि ना सिर्फ वक्त का ज़िया है बल्कि कीमती रिसोर्सेज, और इट डजंट सर्व द पर्पस एज वेल। अगर कोई डिस्प्यूट पैदा हो गया है तो उसमें से कोई सोल्यूशन निकलना चाहिए ना। अदालतें इस काम के लिए तो नहीं होती कि मियाँ बीवी के दरमियान कोई मसला है और अब उन्होंने एक दूसरे की खिंचाई किसी लीगल फोरम पर करनी है। लीगल फोरम पर तो जाहिर है उसके सोल्यूशन, जो मसला वो खुद हल नहीं कर सके, अब किसी लीगल फोरम पर वो मसला हल होना चाहिए, बजाय इसके कि आमतौर पे जैसे लोग एक दूसरे को ये कहते हुए भी नज़र आते हैं जब बस ना चले, आई विल टेक यू टू द कोर्ट। जाहिर है अदालतें इसलिए तो नहीं होती हैं, अदालतें के हल के लिए होती हैं। मैंने तो असेंबली के फ्लोर पे जो एतजाज़ अहसन साहब को ये भी कहते सुना है कि आई विल टेक यू टू द क्लीनर। तो इसमें से वही बात है जो आप बात कर रहे थे कि एक इसमें ड्रॉबैक ये होता है, जब आप कोर्ट्स की बात करते हैं तो बहुत कुछ जो है वो जो लोग दोनों साइड से पार्टीज़ होती हैं कि मियाँ बीवी खुद आमना सामना नहीं होता, दोनों तरफ ने इतनी ज़्यादा एक वो हाइप क्रिएट की होती है कि लोगों को मियाँ बीवी को आपस में इंटरेक्शन का मौका नहीं मिलता। उसके बाद वकला होते हैं, हम लोग होते हैं, आमतौर पे कोर्ट्स के अंदर मियाँ बीवी आमने सामने नहीं आते हैं।
जबकि ये जो फोरम्स हैं इनके ऊपर वो आमने सामने बैठते हैं, बहुत सारे मसाइल जो मुख्तलिफ गलत फहमियों या मुख्तलिफ चीज़ों पे वो हल हो जाते हैं। तो ये बेहतर है कि आप इसको मुकर्रर करें। देखिए कुरान पाक में अल्लाह ताला ने ये कहा है कि जब ऐसा मामला पैदा हो जाए, सूरह बकरा की जो आखिरी आयत आई उसके अंदर ये कहा गया कि जब ऐसा मसला पैदा हो जाए तो एक आप सालिस मुकर्रर करें बीवी की तरफ से, एक सालिस मुकर्रर करें खामन की तरफ से, और वो ठीक ठीक फैसला करें, हक पे फैसला करें। तो ये उसी सिस्टम से आगे चला हुआ है। अच्छा, जो ये यूनियन काउंसिल वगैरह यहाँ पे लॉयर्स जाते हैं ये इसमें हेल्प करने के लिए, या वो नहीं जाते? सपोर्टिव में अगर कुछ चला जाए तो चला जाए, अदरवाइज ये ऐसी कोर्ट नहीं है जहाँ पर के लॉयर के जरिए आपको अपेयर होना। यहाँ पर आपने इन पर्सन ही अपेयर होना है। आपके पास ऑप्शन नहीं होती है कि आप एज ए लॉयर कौंसल एंगेज करके अपनी जगह पे उसको अपेयर करवाएं। हाँ, ये होता है कि एक दफ़ा अपेयरेंस के बाद आप किसी को पावर ऑफ अटर्नी दे देते हैं, जिस तरह ख़वातीन आमतौर पे अवॉइड करती हैं ऐसे प्लेसेस पे जाने पे। तो वो एक दफ़ा पेश होने के बाद, अपना बयान देने के बाद, अपने किसी फैमिली मेम्बर को वो पावर ऑफ अटर्नी दे देती हैं जो उनके बिहाफ पे दोबारा प्रोसीडिंग्स अटेंड कर लें। लेकिन वो पर्पज़ जो है वो फिर हल नहीं होता। पर्पज़ यही है कि वो बार बार बुलाने का, मियाँ बीवी को 3 दफ़ा बुलाएं, आमने सामने बिठाएं, शायद सुलह हो जाए, घर बच जाए, घर टूटे ना। बुनियादी मकसद कानून का तो यही है, तोड़ना नहीं है, जोड़ना है। ठीक है। पुलिस स्टेशन में अगर जो है इसी तरह एक इदारा जो है जहाँ पे जो ग्रीवियंसेस होती हैं वहाँ पे लोग जाके अपनी कानून की कोई मांगते हैं कि हमें हेल्प करें, या FIR या कंप्लेंट जो भी लिखवाते हैं, और उनको काफ़ी मुँह शिगाफियाँ कानून की नहीं पता होती, तो वो जिस तरह से अपनी कंप्लेंट लिखवाते हैं या FIR लिखवाते हैं, फर्स्ट रिपोर्ट लिखवाते हैं, उसमें कोई लैक्यूने, कोई कमी कोताही रह जाती है जो कि बाद में उनको प्रॉब्लम्स आती हैं। तो यहाँ पे वो थाने में या पुलिस स्टेशन में किसी लॉयर की हेल्प ले सकते हैं, या वहाँ पे कोई उनको लॉयर रिप्रेजेंट कर सकता है, नुमाइंदगी कर सकता है? लेकिन जहाँ तक रिप्रेजेंटेशन की बात है तो लॉयर की रिप्रेजेंटेशन सिर्फ कोर्ट में होती है, ये तो एक आम फहम बात है। प्रॉब्लम कहाँ पर होती है कि जब किसी को भी किसी मसले का सामना होता है और उसने अपनी कंप्लेंट लॉक करनी है, तो उसको नहीं पता होता कि मुझे कौन से फैक्ट्स जो हैं मुझे ये ज़रूरी है कि मैं ये बताऊं, ताकि जो है मुझे कल को ये प्रॉब्लम ना हो कि जी आपने तो ये बात बताई नहीं। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट का मतलब ही ये कि आप रिपोर्ट मुकम्मल हो, आपकी कंप्लेंट मुकम्मल हो, ताकि आप जो है कर सकें। आप बाद में जो भी एडिशन करेंगे वो ये चीज़ आ जाएगी कि ये आफ्टर थॉट है। मगर बलीग साहब, आजकल ये देखने में आया कि कंप्लेंट जो है उससे लेकर के FIR तक का अमल जो है वो एक बीच में मुश्किल अमल है, और FIR स्ट्रेट अवे नहीं दायर हो जाती। मैं यही बात आपको अर्ज़ कर रहा था। प्रॉब्लम यहाँ पर आती है कि लोग समझते ये हैं, क्योंकि आमतौर पे जब भी किसी को FIR करवानी तो उसकी कंसल्टेशन पुलिस से होती है। पुलिस का ये काम नहीं है। पुलिस का काम सिर्फ इतना है कि आप जो कंप्लेंट लेके गए कानून के मुताबिक उस पर अमल कर दे। अब आपका अगर कोई राइट जो है किसी ने छीना हुआ है तो फिर ये आपका काम है कि आप विजिलेंट रहें, आप अपने काउंसिल को डे फर्स्ट से आप उसके साथ कंसल्टेशन में रहें, उससे कंसल्ट करने के बाद अपनी कंप्लेंट लॉक करें, ताकि आपको पता हो कि मुझे किस किस मैटर को इसमें रिपोर्ट करना है। प्रॉब्लम अगर टाइम बार्ड भी तो होता है, जो टाइम लेट होता है एग्जैक्टली तो फिर उसकी शायद फोर्स कम हो जाती है। फोर्स कम हो जाती है। मतलब एक हम में रिवाज ये है कि बिला वजह डर का है कि आप जिस चीज़ का जो एक्सपर्ट है आप उसके साथ राब्ते में नहीं रहना चाहते हैं। मतलब जिस तरह आपके फैमिली डॉक्टर्स होते हैं, या जो है आपको किसी भी मैटर का सामना, तो आपको ये मानना चाहिए कि जो एक्सपर्ट की जो राय है वो एक बड़ी अहमियत की हामिल होती है। आपको किसी किस्म की भी कानूनी दरपेश है तो सबसे पहले आपको अपने काउंसिल से करना चाहिए, वो आपको रास्ता बताएंगे, आप गलत ट्रैक पे नहीं जाएंगे। क्योंकि अगर एक दफ़ा गलत ट्रैक पे चले गए तो कल को आप रिलीफ नहीं ले सकेंगे। बाहर के मुल्कों में हमने ड्रामाज में देखा है कि यू हैव द राइट टू रिमेन साइलेंट, और जो भी आप कहें वो टिल योर लॉयर इज देयर। बिल्कुल ऐसे ही है। अमेरिकन बेस्ड फिल्मों में हमने ये देखा है कि वो, हाँ जी, तो वो यही है कि आप डे फर्स्ट से अगर आप अपने काउंसिल के साथ कोऑर्डिनेशन से चल रहे हैं तो फिर आपको कल को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। नहीं तो आप मजलूम होते हुए भी हक हासिल नहीं कर सकेंगे। क्योंकि देखें, कानून के बारे में एक लेमैन नहीं जानता उसको क्या रिपोर्ट करना है। पुलिस वाले आमतौर पे इस मामले में ज़्यादा खुश नहीं होते हैं कि लॉयर्स की इन्वॉल्वमेंट शुरू से ही शामिल हो जाए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, और ये भी एक बड़ा अलमिया है हमारी सोसाइटी में कि हम एक्सपर्ट की बात नहीं मानेंगे। जो बेशक वहाँ पर एक खड़ा हुआ बाहर खड़ा हुआ एक सिपाही भी है, वो जो कहेगा वो उनके लिए एक बहुत मोतबर बात होगी। और प्रॉब्लम यहाँ से होती है जब आप वकील के पास केस लेके आते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ें खो चुके होते हैं जो आपको आगे चल के आपके केस में या आपके उस मामले के अंदर परेशानी का बायस बनती है। सर कुछ मसला जो है हमारे सिस्टम का भी है। लाइक जैसे अभी आप बात कर रहे थे अमेरिकन बेस्ड मूवी या हम बाहर की मूवीज़ देखते हैं, ये कानून हमारे यहाँ भी है, उसे इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। अगर आपने किसी बंदे को डिटेन कर लिया है
और अरेस्ट कर लिया तो उसके पास भी वही हकूक़ हासिल हैं, उसने भी साइलेंट रहना है, उसने भी कौंसल से जो है वो मुलाकात करनी है, उसे पता चलना चाहिए कि किन बेसिस के ऊपर उसे अरेस्ट किया गया है। ये कानून बल्कि ये फंडामेंटल राइट है जो हमारा आइन हमें देता है। मसला ये है कि हमारे माशरे में FIR को उसे फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट नहीं समझा जाता, उसे एक कंक्लूसिव एविडेंस समझ लिया जाता है, सब्सटेंटिव एविडेंस। हालांकि वो सब्सटेंटिव एविडेंस नहीं है, वो एक रिपोर्ट है, इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है कि जी जुर्म हो गया है, काबिल दस्तअंदाजी जुर्म हो गया, ये आप रिपोर्ट करें, इसके बाद आप इन्वेस्टिगेशन करें। क्योंकि हम FIR के ऊपर हमारी जो अथॉरिटीज़ हैं वो सीधा जाके बंदे को अरेस्ट करने पहुंच जाती हैं, तो तभी ये ज़रूरत पेश आई कि जी इंक्वायरी होनी चाहिए, हर मामले के ऊपर FIR नहीं होनी चाहिए। कानून ये नहीं कहता, कानून कहता है कि जैसे कंप्लेंट आई है आपके पास और आपको उस कंप्लेंट से लग रहा है कि काबिल दस्तअंदाजी पुलिस बनता है जुर्म, तो आप FIR लॉन्च करें, आप इंदराज करें, FIR रिपोर्ट करें, उसके बाद आप इन्वेस्टिगेशन करें। मगर काउंसिल जो है वो रिप्रेजेंट करने के लिए अगर थाने चला जाए तो क्या वहाँ पे FIR वो लॉन्च कर सकता है या उसको एंटरटेन किया जाएगा, या ये कहा जाएगा कि जो मुद्दई है वो खुद वहाँ पे मौजूद? सर दरअसल ये है क्रिमिनल मामलात हैं, इसमें हेयर से एविडेंस हमने सुना है, बहुत ज़्यादा सुना है। तो आप जो इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं ना, वो वही इन्फॉर्मेशन दे जिसने वो इन्फॉर्मेशन या तो वो वक़ूआ देखा हो, सुना हो या कुछ कहा हो। एविडेंस का पहला रूल यही है कि आपने या तो कुछ सुना हो, अगर सुनने वाली बात है खुद से सुनी हो, कुछ कहने वाली बात है खुद से कही हो, कोई देखने वाला इंसिडेंट है तो खुद से देखा हो, वही रिपोर्ट कर सकता है मामले को। इसीलिए FIR के ऊपर हेयर से नहीं होनी चाहिए, हेयर से नहीं होनी चाहिए। FIR के ऊपर कोई एम्बार्गो नहीं है कि सिर्फ जो है ना मुतलका शख्स ही, जैसे किसी का कोई भाई कत्ल हो गया तो उसका भाई जाके ही FIR लॉन्च करवाएगा, ऐसा नहीं है। जो शख्स वहाँ पे देख रहा है वो ही कॉल करे पुलिस को, वहीं पे पुलिस आए, उसका बयान ले, उसकी कंप्लेंट ले और कंप्लेंट की FIR लॉन्च करवाए। तो एनी पर्सन का वर्ड यूज़ किया गया, एनी इंटरेस्टेड पर्सन का वर्ड, इसको खातून कोई भी कोई भी। अच्छा वो एनी इंग्लिश वाला अच्छा तो FIR की इम्पोर्टेंस को अगर हम कम कर लें, इसी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स भी आई हुई हैं कि आप FIR की इम्पोर्टेंस को कम करें, आप इन्वेस्टिगेशन के जो पैरामीटर्स हैं उनको थोड़ा स्ट्रांगली फॉलो करें, और आप चालान जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने के बाद एक रिपोर्ट बनाती है, जिसे हम पुलिस रिपोर्ट कहते हैं या चालान कहते हैं, उसको आप वेटेज दें रादर देन कि FIR लॉन्च हो और FIR लॉन्च होते ही आप बंदे दूसरी पार्टी जिसने अलेज किया उससे आप एविडेंस ना मांगे, आप सीधा बंदे को अरेस्ट करने पहुंच जाए। ये नहीं होना चाहिए। इससे क्या है कि वो जो FIR है वो जो कानून की शिक है जो कहती है कि जैसे ही कंप्लेंट पहुंचे और FIR लॉन्च कर दें वो रिडंडेंट हो जाएगी। डॉक्टर एजाज साहब के सवाल से मुझे एक और ज़िमनी चीज़ समझ में आ रही थी, और अभी भी मेरी तवज्जो आइली मामलात के हवाले से पहले से भी मैं कुछ कहना चाह रहा था। जिस तरह मैं चाहूँगा कि मेरी ज़िंदगी में जो मेडिकल मामलात हैं, आई हैव टू हैव अ डॉक्टर बाय माय साइड, इसी तरह अगर मेरे कोई लीगल मामलात हैं ना तो कोई लीगल एक्सपर्ट होना चाहिए मेरे साथ। एग्जैक्टली ऐसे ही है। और वो आप सही फरमा रहे थे कि वो जब हाथ आते हैं ना मामलात, मियाँ बीवी के मामलात का और डिस्प्यूट्स का जिक्र हो रहा था, तो फिर जिसके दिमाग में जो चीज़ समाती है ना वो उस जो है ना डायरेक्शन में लेके चलता है। लेकिन अगर लीगल काउंसिल हो, इसीलिए आई बिलीव इस वर्ड लीगल काउंसिल का मतलब ये भी है जो लीगैलिटी के साथ साथ आपको अच्छा मशवरा भी दे रहा हो। बुनियादी बात मैं यही आपकी बात को सेकंड करूँगा कि आप उसमें देखिए बात ये है कि आप दो रोल्स हैं। जो अभी डॉक्टर साहब ने एक बात की थी कि आप रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं, अगर आप रिप्रेजेंटेशन ये कर रहे हैं कि कंप्लेनेंट के इशू में काउंसिल स्टेप इन करेंगे पुलिस स्टेशन में, ऐसा नहीं है। लेकिन एक प्लीडर है और एक लीगल एडवाइज़र है। लीगल एडवाइज़र के उसने आपको एडवाइस करना है कि जब तक आपका मैटर चल रहा है, प्लीड करना है उसने बिफोर कोर्ट। ये दो रोल्स हैं जो कि एक एडवोकेट परफॉर्म करते हैं। एक आपकी काउंसलिंग, एक आपकी डायरेक्शन को ठीक करना जब आप मैटर को रिपोर्ट कर रहे हैं या जब आपको कोई मामला पेश आ रहा है। एक काउंसलिंग की बात आप कह लें, उसको लीगल काउंसलिंग करनी है उन्होंने। दूसरा रोल उनका तब शुरू होना है कि जब मामला किसी अदालत में पेश हो जाएगा। रिप्रेजेंटेशन की बात शुरू होती है जब अदालत में पेश होते हैं, जब आपका उसको ऑथोराइज़ करते हैं तो आप अटॉर्नी आपको रिप्रेजेंट करते हैं। उससे पहले के जो मामला हैं उनको डायरेक्शन सही करना है, उसके आपको एडवाइस सही करना है, तब वो एज ए लीगल एडवाइज़र आपके साथ हैं। अगर आप पुलिस स्टेशन में जा रहे हैं तो आप अपने काउंसिल को अपने साथ एंगेज रखें। एक तो पुलिस जो आपके साथ जो ज़्यादती करती है वो नहीं कर सकेगी,
खिलाफ कानून जो है आपके खिलाफ कुछ कर नहीं सकेगी, आपके कौंसल साथ होंगे, वो आपको वहाँ पर प्रोटेक्ट करेंगे। सेकेंडली बात जहाँ पर उनकी आती है अदालती रिप्रेजेंटेशन की, तो फिर वो आपको रिप्रेजेंटेशन दे सकेंगे। जब वो डे फर्स्ट एंगेज होंगे तो उनको पता है कि मामला कैसे चल रहे हैं। लीगल काउंसल से बेहतर कोई लीगल एडवाइस या उस डायरेक्शन के साथ भी अगर कोई है तो और कोई नहीं दे सकता है। True. और कोई नहीं दे सकता, क्योंकि वो अपनी प्रैक्टिस और अपनी ट्रेनिंग की वजह से देख सकते हैं दूर तक, जहाँ तक हम नहीं देख सकते। कई मरतबा हम अपने मसलों की वजह से शॉर्ट साइटेड हुए होते हैं। हमें लगता है कि ये तनाज़ा या ये मसला पैदा हुआ है तो सिर्फ आज का दिन जब पुलिस को कॉल किया गया है या कोई फटा हुआ है या कोई ऑल्ट्रकेशन हुई है, बस आज ही है। लेकिन हमारे लीगल काउंसिल हमें बता सकते हैं कि कहाँ तक ये मामला जा सकता है और हमें आज ही से किस लाया अमल को अपनाने की ज़रूरत है। तो लीगल काउंसिल ही लीगैलिटी प्लस काउंसलिंग अच्छी कर सकते हैं, बाकी लोगों के बस का काम नहीं। ऐसा ही है सर। एक्चुअली आम बंदा जो है वो जज्बात से देख रहा होता है, और जो लीगल काउंसिल है वो बाय द बुक एंड बाय द लॉ चल के आपको डिसाइड कर रहा होता है। वो आपको वो रास्ते और वो पैरामीटर्स बताता है जो अदालत में हमने पेश करने हैं और अदालत किस नज़र से उसको देखेगी। एक आम बंदा एक ईगो और अपने जज्बात और एक डिस्प्यूट्स को बीच में रख के तो उनको देखकर मामला। जैसे मलिक साहब बात कर रहे थे कि कुछ लोग होते हैं कि वो थाने में बाहर खड़े हुए या किसी भी डिपार्टमेंट के बाहर खड़े हुए एक शख्स की बात मान रहे होते हैं और कि जी इस तरह चला जाए तो ज़्यादा जल्दी काम हो जाएगा, इस तरह से चला जाए, उनकी ओपिनियन मान रहे होते हैं। तो वो ओपिनियन आपको ये देखना है कि वो बंदा है क्या, उसकी पहचान क्या है, वो क्या तजुर्बे की बिना पर अपना कोई ओपिनियन दे रहा है या उसने वाकई कानून भी पढ़ा हुआ है। क्योंकि जो वकला हजरात हैं वो आपको ओपिनियन दे रहे होते हैं सिर्फ तजुर्बे या प्रैक्टिस की बुनियाद पे नहीं, उसके पीछे बैकिंग होती है कानून की, किताब की। कानून कहता क्या है, कानून को वो जो मेयर प्रोविजन दी गई है उसकी असल इंटरप्रिटेशन क्या है, क्योंकि सिर्फ कानून में एक दो लाइनें जो लिख दी हैं वो काफ़ी नहीं है। फिर पीछे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की अथॉरिटीज़ आ रही हैं, लॉ मॉडिफाई हो रहा है, तो वो क्या है, चेंज तो नहीं हो चुका और अब उसकी क्या डायमेंशंस चल रही हैं ये वकील से बेहतर कोई नहीं जानता। तो ज़्यादा बेहतर है कि उन डिपार्टमेंट में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी बात मानने से बेहतर है कि वकील की बात मान लें, क्योंकि वो आपको कानून का एक रुख नहीं दिखाएगा, वो आपको 4 रुख और भी दिखाएगा। अच्छा, जब एक किसी भी शख्स के साथ कोई प्रॉब्लम आती है और वो जाके अपनी रिपोर्ट लिखवाता है या कंप्लेंट लिखवाता है, तो कौन सा रूल उसके ऊपर लागू होता है, कौन सी दफ़ा उसके ऊपर लगती है, ये आम आदमी को तो नहीं पता होता। और क्या जो दफ़ात लगती हैं उससे उसकी बात स्ट्रेंथन या वीकन होती है, और इसमें क्या वकील उसकी कोई हेल्प कर सकता है, कोई एडवोकेट या उसका काउंसिल उसकी मदद कर सकता है? बिल्कुल है सर। आमतौर पे होता ही है कि आपने ऑफेंस हुआ, कोई भी ऑफेंस हुआ, पुलिस वाले जिस तरह से, मैं ये नहीं कहता सब लोग, ऑब्वियसली उसको नहीं पता होता, उसने सिर्फ जाकर मैटर रिपोर्ट करना है, वो किन कानून की दफ़ात के तहत वो मैटर जो है वो जुर्म है ये पुलिस ने बताना है। प्रॉब्लम कहाँ पर आती है कि जहाँ पर कोई सादा लो बंदा है जिसको कोई ऐसा नहीं अवेयरनेस है, वो तमाम ऑफेंसेस जो हैं उसमें ऐड नहीं करेंगे जो उस वाक़े के मुताबिक हैं। रिजल्टेंटली क्या होगा कि उस FIR में बेल सबसे पहले एक जो चीज़ होती है, बुनियादी होता है कि बेल मिल जाए तो आपके लिए जो दूसरा फरीक होता है वो एक प्रेशर टैक्टिस आपके खिलाफ इस्तेमाल करता है। बेल या स्टे? बेल नहीं, स्टे तो खैर सिविल मैटर्स के हवाले से वो FIR के साथ तो इंटरलिंक नहीं है। आप बेल की ही बात करते हैं कि मतलब जो है वो गिरफ्तार होकर जेल में नहीं जाएगा, वो आज़ाद घूमता रहेगा। तो ऑब्वियसली अगर कोई ऐसा वो हार्डन एंड डेस्परेट क्रिमिनल, अगर प्रॉपर्टी का कोई मसला हो तो स्टे, प्रॉपर्टी की तो स्टे की बात है ना, लेकिन वो तो खैर आप वहाँ कोर्ट पे में भी काउंसिल की हेल्प जो है वो तो आप काउंसिल के बगैर तो कोई बहुत ही कोई अगर ऐसा एक्सपर्ट बंदा है जिसने सारी उम्र को लिटिगेशन में गुजारी है तो वही सालतन अपना दावा दायर कर सकते हैं अदालत में। अदरवाइज तो आपने अदालत में अपना केस प्लीड करना है ना, वो तो आप शुरू से ही या तो काउंसिल इंगेज करेंगे या फिर आप बहुत ही 1% से भी कम लोग ऐसे हैं कि जो खुद से प्लीड कर सकते हैं, जिनकी इतनी अपनी अवेयरनेस है। जैसे 7 साल के जो वालिद माशाल्लाह वो बहुत एक्सपर्ट है, तो अंकल कुछ सारे बहुत सारे केसेस फैमिली केसेस इसी तरह से ना कि मेरे वालिद जो थे ही वाज नॉट अ डॉक्टर, मगर वो कहते होते थे कि मैं एक नहीं 2 डॉक्टरों का प्यों है, सो मैं जो कह रहे हैं कि गोली खा लो खा लो। तो बिल्कुल वही बात है कि वो अंकल जो है, क्योंकि जो वालिद साहब हैं साथ के, वो एज ए हाई प्रोफाइल सीट पर हैं, उनको कानून से बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है, तो बहुत सारे सिविल केसेस वो खुद प्लीड कर लेते हैं। तो वो सूरत में तो आपको काउंसिल से करना पड़ता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर एक दफ़ा उन्होंने वो उसको तमाम दफ़ात नहीं लगाई हैं, को केस में हल्की लगा दी जिसमें सज़ा कम है, अगर उसको उस FIR में मुलजिम को बेल मिल जाती है,
तो वो फिर बाद में अगर ऐड भी हो जाए तो उसकी बेल ख़त्म नहीं होगी। अगर आप डे फर्स्ट से कौंसल के साथ हैं और पुलिस वो वाली उसमें ऐड नहीं कर रहे हैं तो आपके पास मुख्तलिफ फॉरम मौजूद हैं जिसके ज़रिए आप लिटिगेशन करके उस FIR को ज़्यादा स्ट्रेंथन कर सकते हैं। तो ये वो सारी चीज़ें कि अगर आप कौंसल के साथ इंगेज होंगे तो आपको पता होगा कि मैं कहाँ पर जो लैग कर रहा हूँ, कहाँ नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, एक ट्रेंड ये है कि कहते हैं जी मेरा फ़लाँ फैमिली डॉक्टर है, और मैं जब दिल करता है रात को कोई मुझे तबीयत ख़राब हो जाती है तो मैं फ़ौरन फ़ोन करता हूँ, और अगर कोई मेरे बच्चे को या मेरी बेगम को या जो भी अपनी फैमिली, तो मैंने उनको जाके दिखाना है। तो ये फैमिली लॉयर या फैमिली काउंसलर या फैमिली एडवोकेट ऐसी कोई चीज़ नहीं होती? बिल्कुल है। जो समझदार लोग हैं वो तो ख़ास तौर पे जो कारोबारी हजरात हैं जो कि अच्छे एंटरप्रेन्योर के अंदर कुछ चल रहे हैं, तो डेफिनेट वो उन सब के अपने जो काउंसल्स होते हैं और उनकी जितनी भी मुशावरत होती है उन्होंने परमानेंटली उनके साथ उनकी एंगेजमेंट होती है। उनको कभी भी कोई ज़रूरत हो तो ऑन कॉल, ऑफिस विजिट, ये सारी चीज़ें वो करके चलते हैं। लेकिन ये है कि बहुत बड़ा तबका ऐसा है कि जिसको ज़रूरत नहीं पड़ती है अब, या इतने ज़्यादा मामलों में कभी सामना नहीं करना पड़ता, या आम तौर पर ये है कि वो चीज़ों को उस तरह से कानून के मुताबिक करते ही नहीं है, तो उनके लिए तो एक ये ऑकवर्ड सी चीज़ है। अदरवाइज़ जितने भी कारोबारी हजरात हैं, जो ऐसे लोग हैं जिनका इन मामला से वास्ता रहता है, तो उनके अपने परमानेंट लॉयर्स होते हैं। सोलिसिटर या एडवोकेट अगर पुलिस स्टेशन जाता है तो इसमें किसी किस्म की कोई दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आप बिल्कुल जिस तरह, क्योंकि एक आम शहरी के तौर पे जा रहे हैं और जिस तरह आपके साथ कोई भी जा सकता है, ऐसे ऐसे अपने लॉयर को भी साथ लेके जा सकते हैं। कानूनन उसको कोई बार नहीं है, क्योंकि मैंने कहा ना कि जिस तरह उन्होंने आपके शू में स्टेप इन नहीं करना, उन्होंने आपको स्टेज के ऊपर एडवाइस करनी है। हाँ, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं मुद्दई नहीं बनूंगा, मेरे वकील साहब ही जाके मुद्दई बन के मेरी FIR के अंदर भी लिख के दे देंगे और वो मेरी जगह पे गवाहियाँ भी दे देंगे, ऐसा नहीं है। वो आपको एडवाइस करेंगे, आपके साथ साथ हर चीज़ को फॉलोअप करेंगे, आपके साथ रहेंगे। उनकी मौजूदगी के अंदर पुलिस भी 10 दफ़ा सोचती है कि मैं कोई गलत बात कर रहा हूँ तो ये इनके साथ इनके लॉयर हैं तो वो ऐसी हरकत नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि ये कानून को जानते हैं। आपको पुलिस वाला खिलाते ही या कोई भी बंदा ऐसा खिलाते ही तब है जब आप जानते हैं कि इनको कुछ पता नहीं है और वो इस चीज़ को मिसयूज़ करते हैं। तो जब आपके साथ कोई क्वालिफाइड पर्सन मौजूद है जो इस चीज़ का एक्सपर्ट है तो फिर आप काफ़ी सेफ हैंड्स में हैं। दे कैन नॉट फूल यू, दे कैन नॉट प्ले अराउंड। एग्जैक्टली। आपका बहुत शुक्रिया। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से पलट के आते हैं। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। घटिया इंसान, इतनी देर से गेट क्यों खोला? सोए हुए थे तुम क्या? सर मैंने तो मिनट भी बकवास ना कर तुम मेरे साथ। क्या कर रहे हैं आप? अब्बा जी घर पे हैं, नशे में गालियां दे रहे हैं। खुदारा होश में आए, क्या हो गया आपको? होश में कैसे आऊं? सारा किया धरा इन्हीं का तो है। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।
आज फिर पी कर आए हो? मेरा नहीं तो इन बच्चों का ही ख्याल कर लो। बंद करो तुम अपनी बकवास। लेकिन तुम अपनी घटिया हरकतों से बाज मत आना। तुम हो ही घटिया इंसान। तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? तुम्हारे बाप के बाल की पीता हो क्या? शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। वेलकम बैक। अच्छा, यहाँ पे जो एक सवाल आया है, ये हम गार्डियनशिप की और मेंटेनेंस की बातों के हवाले से बात कर रहे हैं, मगर इसके अल्फाज इतने ऐसे हैं जो मैंने सुने नहीं हैं, तो मैं वो जो सवाल है वैसे ही पूछता हूँ, आप ज़रा तशरीह कीजिए उसकी। कानून नाबालिग की हज़ानत के बारे में क्या कहता है? हज़ानत मीन्स गार्डियनशिप, ठीक है। जो एक नेचुरल गार्डियन का एक वर्ड होता है जो कि बाप है। इन केस बाप की अपने बच्चे के साथ नहीं है, फौत हो गया, कोई बच्चा यतीम है, उस सूरत में या सेपरेशन हो गई है और उस वक्त वो अपनी बाप की कस्टडी में नहीं है, माँ की या किसी और रिश्तेदार की कस्टडी में है, तो इस सूरत में हम कहते हैं कि वो फिर उसको उसके सारे टास्क परफॉर्म करने के लिए कानूनी तौर पे उसके ऊपर लाजिम है कि वो कोर्ट में गार्डियनशिप अप्लाई करे। अब गार्डियनशिप भी दो तरह से है। एक कौन अप्लाई करे? जिसकी कस्टडी में वो माइनर है इस वक्त, मतलब जिनकी कफालत में है या जो उसकी देखभाल कर रहे हैं, जिनके साथ वो रह रहे हैं। अगर तो बाप है तो उसको कहीं भी अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं, अगरचे कि अभी कुछ आया कि बाप का नेचुरल राइट है, ये बाप का मगर वो जो कुछ ख़वातीन जो हैं जब उनके आपस में मियाँ बीवी की कोई ख़राबी हो जाती है तो वो रिस्ट्रेन कर देती हैं, तो वो तो फिर गार्डियनशिप से परे हो गया। वो सूरत में ना कि बच्चा उसकी कस्टडी में नहीं है, अगर तो बच्चा बाप के साथ ही रह रहा है तो उसको फिर किसी भी अदालत से कोई भी काम करने के लिए इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। वो यानी कि जो उसकी शख्सियत की बात कर रहे हैं, यानी कि पर्सन की बात कर रहे हैं, तो माइनर की हर तरह से देखभाल करना, उसको किसी भी जगह पे लेके जाना, ये सारी चीज़ें उसको किसी भी अदालत से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं। जैसे वो पासपोर्ट अप्लाई करता है तो वो पासपोर्ट उसे ये नहीं रिक्वायर करेगा कि अगर बाप साथ है तो फिर वो ये गार्डियन अपॉइंट होके, बाप के अलावा अगर कोई भी शख्स किसी माइनर का पासपोर्ट अप्लाई करता है तो उसको पहले कोर्ट से गार्डियन अपॉइंट होना पड़ता है, चाहे वो माँ है, दादा है, नाना है, कोई भी करीबी रिश्ता है। बाप के अलावा जो भी है वो कोर्ट से उसकी मुकर्रर होके आएगा। तो इसके बाद दूसरी बात अगर करें तो इसमें दो तरह से क्लासिफिकेशन है, एक पर्सन है, एक प्रॉपर्टी है। यानी कोई माइनर ऐसा है जिसकी प्रॉपर्टी भी वो ऑन करता है, उसके नाम पे है, तो उसकी देखभाल के लिए भी आपने अदालत से उसका गार्डियन मुकर्रर होना है। अगर नहीं है तो सिर्फ उसके पर्सन के लिए भी है कि आप अदालत उसको गार्डियन मुकर्रर करती है। तो इन दोनों सूरतों के अंदर जो है उसके बाकी के अमूर सर अंजाम देने के लिए आपको अदालत से रजू करना पड़ता है। अदालत में आप अप्लाई करते हैं, अदालत आपको सुनने के बाद कि उसके अंदर बाकायदा एक फॉर्मेट है जिसके अंदर वो आपकी क्वालिफिकेशन, ये सारी चीज़ें देखते हैं कि आप इस काबिल हैं इस बच्चे की देखभाल कर सकें, आपको मुकर्रर करती है। उसके बाद भी एक्चुअल गार्डियन जब वो कोर्ट ही होती है, आपने कोई भी उसका टास्क परफॉर्म करना है कल को, यानी कि आपने फ़र्ज़ करें आपने उसको रिलोकेट करना है, कोर्ट की टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन से बाहर जाके रिहाइश इख्तियार करना चाह रहे हैं, तो फिर आपको कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती है। या बाकी सारे मामला भी जो अगर आपने उसके देखने हैं तो आपने उसके कोर्ट से परमिशन करना है। कोर्ट इसके बदले आपसे श्योरिटी भी लेती है, आप कोर्ट में श्योरिटी टेंडर करते हैं कि आपने मुझे गार्डियन मुकर्रर किया है। श्योरिटी लाइक इन मनी? श्योरिटी ये कि कोई बंदा आपके बिहाफ के ऊपर जाके गारंटर आपका मुकर्रर होता है जो कि उतनी प्रॉपर्टी ऑन करता है जितनी कोर्ट श्योरिटी करती है। कि आप 5 लाख की श्योरिटी टेंडर करें तो कोई भी ऐसा शख्स जो कि 5 लाख की जायदाद की मलकियत का मालिक है वो आपका जाके श्योरिटी मुकर्रर होता है और कोर्ट में जाके अपना बॉन्ड जो टेंडर करता है कि जी जो कोर्ट ने इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई है उनकी कंप्लाइंस करेंगे, अदरवाइज इनका जवाबदेह मैं भी होऊंगा। कौन कौन अशख़ास नाबालिग यानी माइनर और उसकी जायदाद की गार्डियनशिप के लिए अहल हैं? अभी जैसे बात की गई कि फ़ादर जो है वो एक नेचुरल गार्डियन है, उसके अलावा किसी ने भी अगर बच्चे की गार्डियनशिप लेनी है तो उसे कोर्ट से रुजू करना पड़ेगा। वो कोई भी ऐसा शख्स हो सकता है जो उस बच्चे का वेल विशर है, उस माइनर का कोई भी फ्रेंड, कोई रिलेटिव, ज़रूरी नहीं है कि ब्लड रिलेशन हो, कोई भी उसका वेल विशर जो करीबी रिलेटिव है या फिर उसका फ्रेंड है। फ्रेंड से मतलब कि कोई भी क्लोज पर्सन
जो जिसकी उस बच्चे के साथ अटैचमेंट हो और वो उसकी भलाई चाहता हो और उसकी परवरिश अपने ये ज़िम्मे कैसे लेना सर्टेन चाहता हो कि भलाई चाहता है या नहीं चाहता? देखिए जो बंदा जो ब्रॉडअप कर रहा है, अब किसी बच्चे को अगर उसकी देखभाल कर रहा है, उसके सारे मामला देख रहा है, वो कोर्ट को भी अप्रोच कर रहा है कि मुझे लीगल राइट दिया जाए कि मैं एज ए गार्डियन इसको हर जगह पर रिप्रेजेंट कर सकूं। तो कोर्ट जब उसको देखती है कि इस बच्चे की परवरिश कैसे चल रही है, वो कोर्ट हर चीज़ के ऊपर एविडेंस देखती है कि बच्चा मतलब अगर कोई भी ऐसे जिस तरह आप देखें कोई आप बच्चा अडॉप्ट करते हैं तो अडॉप्टेशन के कोई लॉ पाकिस्तान में नहीं है। ईदी साहब के पास है, तो वो कोर्ट से गार्डियन अपॉइंट होते हैं। ठीक है, अब उस बच्चे की देखभाल करने के लिए कोई और तो मौजूद नहीं है, उसका कोई क्लोज रिलेटिव मौजूद नहीं है। जिस तरह लावारिस बच्चे होते हैं, जिस तरह के मामला हैं, या कुछ ऐसा है कि आपको आमतौर पे हम देखते हैं कि लोगों ने बच्चे अडॉप्ट किए होते हैं, तो अडॉप्टेशन के लिए भी फिर उसके गार्डियन, क्योंकि आप उसको अपनी पेरेंटेज का नाम तो वो तो नहीं दे सकते, लेकिन लॉ फिर यही है कि आप उसके कोर्ट से गार्डियन मुकर्रर हो जाए। अडॉप्टेशन के लिए कोई पूरी कानूनी तौर पे कुछ फिल करना पड़ता है, कहीं पेश होना पड़ता है? नहीं, अडॉप्टेशन के लॉज पाकिस्तान में कोई रेगुलराइज नहीं है, वो उसमें फिर यही है कि आप उसके गार्डियन अपॉइंट हो सकते हैं। आप उसके लिए गार्डियनशिप के लिए कोर्ट में अप्लाई करें, रीज़न दें क्योंकि वो बच्चा आपकी उसमें कर रहा है और किसी को एतराज़ नहीं है, तो फिर कोर्ट उन शराइत के साथ आपको गार्डियन मुकर्रर कर देता है। अगर कोई लड़का है या लड़की है और उसके स्टेप फादर उनका ख्याल रख रहे हैं और कफालत कर रहे हैं, तो वो उनके गार्डियन तस्वुर होंगे या उसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा? देखें, स्टेप फादर कब स्टेप इन हुए कि जब उनके एक्चुअल फादर नहीं है, या तो डेथ हो चुकी है, सेपरेशन हो चुकी है। तो जब फादर नहीं है उसके बाद कोई भी है वो गार्डियन कोर्ट से अप्लाई होगा, वो लीगल गार्डियन होगा, नेचुरल गार्डियन नहीं होगा। तो लीगल गार्डियन की टर्म ही तब आती है कि जब नेचुरल गार्डियन अवेलेबल नहीं है। हमारे यहाँ तो एडॉप्शन का जो कानून है वो इस्लाम से ही डिराइव किया गया है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह बोले बेटे भी थे, तो वहीं से हमने ये डिराइव किया। और हमारे यहाँ ऐसा कानून नहीं है एडॉप्शन का। इनफैक्ट अब तो अथॉरिटीज़ आ चुकी हैं कि अडॉप्टेड चाइल्ड का इनहेरिटेंस में भी कोई राइट नहीं है। हाँ, कोई राइट नहीं है, इनहेरिटेंस उन्हीं की है जो कानून में मुकर्रर कर दिया गया है, जो कुरान मजीद में बता दिया गया है कि किन किन के हकूक़ हैं। और अडॉप्टेड का ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं। हाँ, अगर कोई शख्स अडॉप्ट कर लेता है, उसकी गार्डियनशिप के लिए अप्लाई कर देता है और अपनी ज़िंदगी में वो कोई जायदाद उसको गिफ्ट कर देता है या विल कर देता है, वसीयत कर देता है या कोई सेल कर देता है, मतलब कि जितने भी मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र हैं डिपोजिशन के, तो वो अगर कर देता है तो वो वैलिड करार दिए जाएंगे। लेकिन वफ़ात के बाद आप इनहेरिटेंस क्लेम नहीं कर सकते अगर आप अडॉप्टेड चाइल्ड हैं। तो जो दीगर वरसा हैं जी लीगल राइट जिनका राइट था, वो रिस्ट्रेन नहीं कर सकते बाप को सर, या भाई को या जो भी? सर, गिफ्ट सेल ये एब्सोल्यूट राइट है, ये ओनर का एब्सोल्यूट राइट है। वो किसी भी तरीके से अपनी प्रॉपर्टी जो है वो उसको डिस्पोज ऑफ कर सकता है। लेकिन विल के अंदर ये है कि आप अपनी 1/3 जो जायदाद है उसको विल करेंगे। अगर आप उससे ज़्यादा विल करना चाहते हैं, वसीयत करना चाहते हैं, तो आपको लीगल एयर्स की कंसेंट की ज़रूरत है। अगर आप रिश्तेदार के हक़ में भी वसीयत लिखना चाहते हैं तब भी आपको बाकी लीगल एयर्स की कंसेंट की ज़रूरत है। तो ये वसीयत का कानून है। ठीक हो गया जी। मिस अगर कोई शख्स चाहता है कि वो नाबालिग की ज़ात या उसकी जायदाद का वली बने, तो इसे कहाँ रुजू करना चाहिए? बिल्कुल, इस तरह की गार्डियंस एंड वार्ड एक्ट है, उसके तहत पावर्स थी ये सेशंस कोर्ट के पास। लेकिन जब से फैमिली कोर्ट्स का एक्ट आ गया है तो उसके बाद से फिर फैमिली कोर्ट्स में अब तो बल्कि इस तरह मज़ीद हो गया कि गार्डियनशिप की अलग से कोर्ट्स बन गई हैं। और इसमें यूजली 2 ही चीज़ें होती हैं। यहाँ आप देखें कि जो माइनर है उसकी खुद उन्होंने लेनी होती है गार्डियनशिप, या उसकी किसी प्रॉपर्टी की लेनी होती है, पर्सन या प्रॉपर्टी की। अगर पर्सन और प्रॉपर्टी दोनों की वो लेना चाहे तो पर्सन जहाँ रहता है वहाँ की जुरिस्डिक्शन देखी जाती है, या फिर अगर प्रॉपर्टी जहाँ पे सिचुएटेड है वो वाली वो देखा जाता है कि किधर सिचुएटेड है। लेकिन अगर मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ हैं तो फिर वो देख लेते हैं कि अगर एक ज़्यादा जुरिस्डिक्शन बन रही है तो फिर वो गार्डियन के ऊपर होता है कि वो कौन सी किधर जुरिस्डिक्शन किधर की लेना चाहता है, वो उसके ऊपर। इट्स अबाउट टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के कौन सी कोर्ट से आपने रजू करना है, कहाँ की कोर्ट से आपने रजू करना है। कि अगर जाना है आपने गार्डियनशिप के लिए तो आपने गार्डियन कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना है। लेकिन कौन सी जगह की, कौन से शहर की गार्डियन कोर्ट, उसके लिए अगर आपने पर्सन की लेनी है तो जहाँ पर्सन रिजाइड कर रहा है, जहाँ अगर आपने प्रॉपर्टी की गार्डियनशिप लेनी है, ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। अगर आपने प्रॉपर्टी की लेनी है तो जहाँ पे प्रॉपर्टी सिचुएट कर रही होती है। लेकिन अगर 2 कोर्ट्स की साइमल्टेनियसली जुरिस्डिक्शन है तो ये आपकी डिस्क्रिशन है, आपकी कन्वीनियंस के ऊपर है कि जहाँ भी आप सूट फाइल करना चाहें। ठीक हो गया। वली मुकर्रर करते हुए किन अवामिल को मद्देनज़र रखा जाता है? वली मुकर्रर करते हुए, गार्डियन अपॉइंट करते हुए जो कोर है गार्डियन लॉ का, वो है वेलफेयर ऑफ द माइनर।
माइनर की आपने वेलफेयर देखनी है कि वो कहाँ पे ज़्यादा खुश रहेगा, कहाँ पे ज़्यादा वेल मेंटेन रहेगा। वेलफेयर देखते हुए आपने जो अवामिल को मद्देनज़र रखना है, उसके अंदर आप सबसे पहले चीज़ देखते हैं कि जिसने गार्डियनशिप के लिए अप्लाई किया है उसकी कैपेसिटी क्या है, उसका अपना करैक्टर क्या है, जो बच्चा है उसकी एज क्या है, उसका मज़हब क्या है, उसका सेक्स क्या है। और देखें ना, जो गार्डियनशिप है वो मेंटेनेंस से आप कैसे मेंटेन करते हैं। गार्डियनशिप ले लेना इज़ नॉट सफिशिएंट अगर बच्चे की वेलफेयर साथ अटैच नहीं है। वेलफेयर कैसे अटैच है कि कैसे आप बच्चे को मेंटेन करते हैं, माइनर को कैसे मेंटेन करते हैं। मेंटेनेंस में अब आप देखें तो उसकी जो फिज़िकल और मेंटल वेलबींग है वो प्राइमरी कंसिड्रेशन है। और अगर जो नाबालिग है उसके वालिदैन का इंतकाल हो गया और वो इंतकाल से पहले कोई अपनी विश जो है वो जाहिर कर गए हैं कि मेरे मरने के बाद जो है, हमारे मरने के बाद इसके पास जाना चाहिए, हमारी खाला के पास, बच्चों की खाला के पास जाना चाहिए, बच्चों के मामू के पास या चचा के पास इसकी गार्डियनशिप जानी चाहिए, तो उसको भी कंसीडर किया जाता है कोर्ट के अंदर। ठीक हो गया। अच्छा बलीगर रहमान साहब, एक गार्डियन अपॉइंट होना चाहिए, एक से ज़्यादा भी अपॉइंट हो सकते हैं? एक्चुअली जहाँ तक अब बात करते हैं गार्डियन फॉर पर्सन की, वो तो ऑब्वियसली एक ही होता है कि पर्सन के लिए अंदर जब आपने किया है। कई जगह पे ऐसी सूरत हाल भी पेश आ जाती है कि माइनर जो उसने प्रॉपर्टी को ऑन किया हुआ है, तो जब वो प्रॉपर्टी ऑन कर रहा है तो मुमकिन है कि वो कैसी जगह के ऊपर है कि एक शख्स के लिए उस प्रॉपर्टी की देखभाल मुमकिन नहीं है, तो जॉइंट गार्डियन भी मुकर्रर हो सकते हैं। या अगर कोर्ट समझे कि ये एक से ज़्यादा लोगों में यार वो कंसेंटिंग मामला है, कोर्ट समझती है, तो कोर्ट एक से ज़्यादा लोगों को भी उसका गार्डियन जो है मुकर्रर कर सकती है। ये सारे सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करता है। अल्टीमेटली कोर बात वही है जो बारात ने भी की कि वेलफेयर ऑफ माइनर देखनी है। माइनर की वेलफेयर किस में है उसके मुताबिक कोर्ट मुकर्रर कर सकती है, एक से ज़्यादा लोगों को भी कर सकती है, कोर्ट के पास ये अथॉरिटी मौजूद है। और एक वजाहत थोड़ी सी मैं कर दूँ, अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने साथ एक राम केस के अंदर इस चीज़ को, ये जो ज्यूरिसडिक्शन की बात की थी, इसको उन्होंने वाइंड अप किया, उसके लिए उन्होंने इसके पैरामीटर्स बना दिए। 2012 में साकिब निसार साहब ने एक बड़ी कम्प्रीहेंसिव इसके ऊपर दिया था कि जहाँ पर जब कोई ऐसा डिस्प्यूट अराइज होगा ज्यूरिसडिक्शन के हवाले से, तो जहाँ पर फर्स्ट प्रेफरेंस है कि जहाँ पर माइनर लास्टली रिजाइड कर रहा था वहाँ से ज्यूरिसडिक्शन इज्यूम होगी। उसके बाद जो दूसरी जो है कि जहाँ पर फिर उसकी मदर चली जाती है या जहाँ से उसको इलीगली रिमूव किया गया था, वहाँ पर आप ज्यूरिसडिक्शन में जा सकते हैं। या लास्टली ये कि अगर उनके बाकी फैमिली डिस्प्यूट चल रहे हैं तो उसी के अंदर फिर वो वहाँ की कोर्ट को भी ज्यूरिसडिक्शन मिल सकती है। ऑब्वियसली क्योंकि पर्सन तो होता ही है, एडिशनल में प्रॉपर्टी आती है, तो जहाँ पर माइनर रिजाइड कर रहा है और ये इसी पैरामीटर्स के साथ आगे जो फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसको वंस फॉर ऑल इस क्वेश्चन को अभी तक जो लागू है उसको डिसाइड कर दिया। क्या किसी के वली मुकर्रर हो जाने के बाद ये जो उसका हक है या इस्तेहकाक है, ये वापस भी हो सकता है या लिया जा सकता है? किन वजूहात की बिना पर ऐसा किया जाता है? बिल्कुल लिया जा सकता है। जैसे हमने पहले भी बात की कि वेलफेयर ऑफ अ माइनर और वेल विशर ऑफ अ माइनर, तो जहाँ पर वेल विशिंग नहीं होगी, वेलफेयर ऑफ माइनर नहीं होगी, अगर वो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करता है, अगर कोई गार्डियन अपॉइंट हुआ है, वली मुकर्रर हुआ है और वो अपने जो काम है वो प्रॉपर तरीके से सर अंजाम नहीं दे पा रहा, अपनी ड्यूटी सर अंजाम नहीं दे पा रहा, या फिर वो उसकी कोई ऐसा एक्ट है जो ऑफेंस में अगर वो कन्विक्ट हुआ है, या उसकी करैक्टर अच्छा नहीं है, या फिर वो अपनी उस बच्चे की लाइबिलिटीज़ को पूरा नहीं कर पा रहा, उस बच्चे को प्रॉपर मेंटेन नहीं कर पा रहा, उसकी एजुकेशन को, उसकी डेली लाइवलीहुड को, और अगर कोई वो इस तरह के थॉट रखता हो कि मुझे इसकी परवरिश करने से कोई फ़ायदा हासिल होगा, कोई मुफाद हासिल होगा, अगर वो कुछ ऐसी थॉट रखता है तो फिर उसको जो है वो वली की पोस्ट से हटाया जा सकता है, उसका कोई और गार्डियन भी मुकर्रर किया जा सकता है। मुख्तलिफ सवाल है, मुझे नहीं पता यहाँ पे है या नहीं, मगर वो ये है कि जो बच्चा है वो समहाउ जब बड़ा होगा तो कोई काफ़ी जायदाद अगर उसके पास आ सकती है, और जो वली है वो उसकी उस जायदाद से ख़ुद फ़ायदा उठा रहा है या बेचने की कोशिश कर रहा है या कोई और इस तरह की ट्रांजैक्शंस कर रहा है, इस पे कानून क्या कहता है? बेच तो नहीं सकता, ये तो बिल्कुल एक वाज़ेह है कि बेचने के लिए इवन के उसके लिए परमिशन ऑफ कोर्ट रिक्वायर्ड होती है। आप गार्डियन अपॉइंट भी हो गए तो तब भी आप उसको सेल नहीं कर सकते हैं, उसके लिए पहले आपको कोर्ट को परमिशन लेनी होती है। कोर्ट के पास आप जब परमिशन के लिए जाते हैं तो कोर्ट इसकी बाकायदा वजह पूछती है कि आप इसको क्यों डिस्पोज करना चाह रहे हैं। अमूमी तौर पे मतलब बहुत ज़्यादा केसेस में तो बहुत करीबी जिस तरह माँ है या दादा है या बहुत ही करीबी रिश्तेदार होते हैं, इवन के कोर्ट उसको भी इन्वेस्टिगेट करती है कि आप इसको क्यों बेचना चाह रहे हैं। मतलब आप आसान समझें तो जिस तरह विरासत में आता है तो वो एक नहीं बल्कि कई उसके अंदर हिस्सेदार होते हैं जी। अब वो प्रॉपर्टी ने डिस्पोज होना है कि उनको पैसे चाहिए, अब माइनर का तो सिर्फ एक हिस्सा है,
उस सूरत में भी कोर्ट उसको इन्वेस्टिगेट करती है। उसके बाद जब वो उसकी ट्रांजैक्शन होती है तो वो जो डॉक्यूमेंट, जो रजिस्ट्री जिसको आम जुबान में बोला जाता है, वो कोर्ट में मसवदा सबमिट होता है, उसको कोर्ट स्टैम्प करती है, उसके बाद वो रजिस्ट्री पास हो सकती है। इसके ऊपर काफ़ी सेफगार्ड्स क्रिएट किए गए हैं कि आप उसको नहीं कर सकते। हाँ, जो आर्जी तौर पे फ़ायदा है, ऑब्वियसली जब गार्डियन मौजूद है तो जो उसकी मंथली फर्स्ट करें इनकम को रेंटल इनकम जनरेट हो रही है तो वो उसको इस्तेमाल में ला रहा है। काफ़ी हद तक ये लूप होल है कि वो उसको मुसलसल चेक करने की कोई फैसिलिटी अभी पाकिस्तान में डेवलप ऐसी नहीं हुई कि बच्चे को बुला के देखें कि जो पैसे इसके आ भी रहे हैं वो इस पर लग भी रहे हैं कि नहीं है, लेकिन कम से कम डिस्पोजल की हद तक ये एक रिस्ट्रिक्शन मौजूद है। अगर जो माइनर है, जो उसका अपॉइंटेड गार्डियन उसके साथ ना रहना चाहे और खुद से इन्हों अलहदा हो जाए, तो फिर उसकी ओपिनियन को कोर्ट किस तरह से देखती है? इसमें देखा जाता है कि अगर जो माइनर है, अगर वो कोर्ट में आके इस तरह की कोई बात करता है जिससे वो आप जो आगे जज है वो समझता है कि ये अब उस अंडरस्टैंडिंग पे पहुंच गया कि अपने फैसले ले सकता है खुद, तो फिर उसकी बात को तरजीह दी जा सकती है। तो इसमें कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि वो अगर उसने मेजॉरिटी की एज नहीं अटेन की है तो हम लोग ऐसे नहीं कर सकते। बिल्कुल वो कर सकता है, सिर्फ उसका स्टेट ऑफ माइंड देखा जाएगा और उस पर डिपेंड करेगा कि वो क्या अपने जो वली को हटाना चाहता है, मतलब अगर उस अपने फैसले खुद लेना चाहता है तो वो ले सकता है उसमें, या अपनी मर्जी का गार्डियन अपॉइंट करवाना चाहता है तो विल ऑफ अ माइनर देखी जाती है। अगर वो इस हद तक काबिल समझ है कि वो अपनी राय पेश कर सकें या अपना वली मुकर्रर कर सकें तो उसकी विल को देखा जाता है। लेकिन ये कोई सोल कंसिडरेशन हाँ, नहीं, अल्टीमेट डिसीजन कोर्ट नहीं करना डिसीजन है, कोर्ट देखने कि क्या ये इस काबिल है कि वैसे ओपिनियन दे सके। अदरवाइज ये ज़रूरी नहीं है कि माइनर ने कह दिया तो हाँ, कोर्ट ने मान लिया, क्योंकि अगर वो खुद देखभाल कर सकता हो तो फिर उसके गार्डियन की ज़रूरत नहीं ना है, उसके हो। गार्डियन स्टार्ट टू द एंड वेलफेयर एंड वेल विशिंग ऑफ अ माइनर ही एक सोल। दरअसल गार्डियनशिप लॉ के अंदर ना कुछ प्रेफरेंशियल कंसिडरेशन है, कुछ प्रेफरेंशियल राइट्स हैं। जैसे हमने हिजानत की बात की थी तो कानून कहता है, कानून नहीं हमारे जो केस लॉज हैं हम उसको भी कानून मानते हैं, उसमें कहा जाता है कि माँ के पास ये प्रेफरेंशियल राइट है, राइट टू हिजानत का, कस्टडी का राइट, कि बेटा है तो 7 साल तक और अगर जो बेटी है वो टिल द एज ऑफ प्यूबर्टी। अब इसके अंदर भी आगे कुछ कंसिडरेशंस हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जी माँ ने दूसरी शादी कर ली है तो उसे रिमूव कर दिया जाए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि माँ की दूसरी शादी इप्सो फैक्टो जो है वो इटसेल्फ ही एक एम्बार्गो क्रिएट कर देगी माँ की राइट टू कस्टडी के ऊपर। तो अल्टीमेट जो प्रेफरेंशियल कंसिडरेशन है वो है वेलफेयर ऑफ द माइनर। इसको देखा जाएगा। हाँ, अगर प्रेफरेंस दी जाती है, माँ को प्रेफरेंस दी जाती है, हर मामले में दी जाती है गार्डियनशिप के कि इसके पास ही कस्टडी हो, क्योंकि 7 साल तक का बच्चा वो माँ से जो उसकी अटैचमेंट है वो और जो माँ उसकी ज़रूरियात पूरी कर सकती है वो बाप उस तरह से नहीं कर सकता। लेकिन फिर इसके ऊपर भी आगे बहुत सारी जजमेंट्स और जो अदालती फैसला जात हैं वो मौजूद हैं, जहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि कहाँ पे फादर डिस्क्वालीफाई हो जाता है, कहाँ पे माँ डिस्क्वालीफाई हो जाती है। नाबालिग का जब गार्डियन मुकर्रर हो जाता है तो उसकी जायदाद का, तो फिर उसकी क्या ड्यूटीज़ होती हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं? देखें, ये गार्डियनशिप का जो कंसेप्ट है ये बेस कर रहा है एतमाद के ऊपर। हर रिश्ता ही एतमाद के ऊपर बेस कर रहा होता है। तो गार्डियनशिप का जो रिश्ता है इसे कहते हैं फाइड्यूशरी रिलेशनशिप। तो आप जहाँ पे हर चीज़ के लिए पाबंद हैं वहाँ पे आपने ये फाइड्यूशरी रिलेशन का भी ख्याल रखते हुए बच्चे का एतमाद नहीं तोड़ना, उसकी प्रॉपर्टी का आपने ऐसे ही ख्याल रखना है जैसे एक आम फहम शख्स अपनी जायदाद का ख्याल रख रहा होता है। उससे आपने ये नहीं समझना कि ये मेरी जायदाद है और मैं इसे जैसे चाहे एक्सप्लॉइट कर सकूं। तभी बेचने के लिए भी आपको कोर्ट से इजाज़त लेनी पड़ती है। अब हमें क्या क्या जो है गार्डियंस के ऊपर ड्यूटीज़ आयद की हैं कानून के अंदर, उसमें ये है कि उसने श्योरिटी बॉन्ड जमा करवाना है ताकि अगर वो कल अपनी ड्यूटीज़ से फिरे तो हम उसकी जो ज़मानत है वो ज़ब्त कर लें। फिर उसने 6 महीने बाद या जब कोर्ट को लगता है कि बेहतर है तो गार्डियन ने जो नाबालिग की जायदाद है उसकी अकाउंट्स जो हैं, उसकी अकाउंट्स जो है, उसकी स्टेटमेंट्स जो हैं वो कोर्ट में जमा करवानी है कि जी ये इसकी प्रॉपर्टी इस तरह पड़ी हुई है, इतनी मालियत हो चुकी है उसकी, और अभी कुछ लोगों से अगर उसके पैसे लेने थे तो इतने पैसे मैंने मसूल कर लिए, कहीं से प्रॉफिट आना था तो इतना प्रॉफिट मैंने मसूल कर लिया। अगर आप उसी अमाउंट में से कुछ खर्च करना चाहते हैं बच्चे की, नाबालिग की एजुकेशन के ऊपर, उसकी मेंटेनेंस के ऊपर, या कोई सेरेमनी उसके लिए करनी है तो उसके लिए भी आपको कोर्ट से इजाज़त दरकार है। आपने अप्लाई करना है कि जी ये माइनर की जायदाद है, इसके मैं ये एक्सपेंसेस करने जा रहा हूँ माइनर की जायदाद में से ही, तो आप मुझे इजाज़त दें कि मैं ये खर्च कर सकूँ पैसे। और जब वो स्टेटमेंट देगा
ऐसा नहीं है कि उसे ट्रू समझ लिया जाएगा कि बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। कोर्ट के पास ये इख्तियार है कि वो उसका ऑडिट भी करवाए, वेरीफाई करे कि ये सही है या नहीं है। तो ये कुछ जो ड्यूटीज़ हैं इम्पोज की गई हैं गार्डियन के ऊपर, अगर वो प्रॉपर्टी का बनता है, गार्डियन बनता है। अगर पर्सन का है तो वही फाइड्यूशियरी रिलेशनशिप के जो एतमाद है वो नहीं टूटना चाहिए। आप ट्रस्टी हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। आज का भी मौजू बहुत ही अहम था और हमारे माशरे में ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिनको हम फोर्स ही नहीं करते और माइनर्स के जो राइट्स हैं वो वायलेट ना हो, इसके लिए आपने बताया कि किस तरह से कानून से हम जो है इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। आप के सवालात का बहुत शुक्रिया। ख़वातीन व हज़रात, इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। आप अपनी फ़ीडबैक दे सकते हैं और हमारे जॉय ऑफ जस्टिस के फोरम पे अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं और हमारे एडवोकेट से आप रजू कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।